फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये जो हमारा पूरा टारगेट है 5000 क्वेश्चंस का है, यानी कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इस सीरीज के माध्यम से कवर अप हो जाएंगे। 2024 का उत्तर प्रदेश पीसीएस का एग्जाम हो, या फिर आपका जो समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होगा इस साल के अंत तक, या फिर हम बीईओ की बात करें, तो इन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीरीज बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले बस इतना कहूंगा कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो तुरंत आप चैनल सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रेस करिए। इसके अलावा जो भी वीडियोस चैनल पर आए कंप्लीट देखा करिए। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, इन वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि अगर कोई इंप्रूवमेंट करना हो तो उस पर काम किया जा सके। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत में अनेक तीर्थयात्री श्री सैलम की यात्रा करते हैं, जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। अब ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये उत्तरांचल के तपोवन में है, तमिलनाडु में अरुणाचल के पास है। अब अरुणाचल प्रदेश की बात नहीं हो रही, एक पर्टिकुलर लोकेशन है तमिलनाडु में अरुणाचल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के पास है, या फिर केरल में कलांडी के पास है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि आंध्र प्रदेश में कुर्नूल के पास में है ये श्री सैलम, जो कि आपका द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है, एक तरफ ये जो बुक्स दे रखी हैं और एक तरफ इनके राइटर्स दे रखे हैं, नीचे एक कोड दे रखा है, आपको उसके अकॉर्डिंग उसको अरेंज करना है। कौन सा कोड सही होगा ये बताना है। यहाँ पर हम एक एंकर पॉइंट बनाते हुए चलेंगे हर पर्टिकुलर बुक के लिए, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूज करती हैं एग्जामिनेशन में। जैसे हम बात करें इंडिया विंस फ्रीडम की, तो ये बुक किसने लिखी? वैसे अगर आपको नहीं याद है तो अलग बात है, अगर पता है तो आपको एकदम सही पता होगा कि भाई अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा ये बुक लिखी गई है। बट इसको हम कैसे याद रखें? अगर सपोज़ कोई पहली बार इन बुक्स के बारे में पढ़ रहा है, ये जान रहा है कि किसने इन बुक्स को लिखा है, तो वो कैसे याद रखे? अब देखिए, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। अब जब इंडिया विंस फ्रीडम की बात हो रही है, यहाँ पर एक नाम आ रहा है, वो है आपका अबुल कलाम। अगर मैं आपसे बोलूँ एपीजे अबुल कलाम, तो क्या आप सब लोग जानते हैं? बिल्कुल जानते होंगे, ऐसा कोई नहीं है हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में जो उन्हें ना जानता हो। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? इंडिया विंस फ्रीडम। अब ये जो बुक है, इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो अबुल कलाम आज़ाद, इन्होंने एक जो है सपना देखा था, इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है। और आज़ादी के बाद फिर हमारे एक अबुल कलाम साहब थे, जिन्होंने इंडिया को और आगे प्रॉस्परस बनाने का सपना देखा था। तो इस तरीके से आप सेम नाम को यहाँ पर अटैच कर सकते हो, इंडिया विंस फ्रीडम की। फाइनली इंडिया जीतेगा ही, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं रन्स एंड रूइंस की। अब इसमें ऑलरेडी आप देखोगे तो रन की बात आ रही है। रन मतलब यहाँ पर बात किसकी हो रही है? जो क्रिकेट में रन्स बनाने की होती है। जैसे आप ऑप्शन में देखोगे सुनील गावस्कर, तो आप यहाँ से इसको इंटरलिंक कर सकते हो। इसके बाद यंग इंडिया। अगर आप बात करो महात्मा गांधी की, तो इतने बूढ़े होने के बाद भी महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कर ली। महात्मा गांधी से मतलब जब वो चलते थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोग उनके पीछे छूट जाते थे। तो उनके साथ में कदम ताल मिलाना नियर टू इम्पॉसिबल होता था, यानी कि वो बूढ़े होकर भी एकदम यंग थे। सो ये किसके द्वारा लिखी गई? महात्मा गांधी। इसके बाद न्यू इंडिया की बात करें, अब ये एनी बेसेंट के द्वारा आपका न्यू इंडिया, ये जो बुक है ये लिखी गई, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर जब हम इसको एंकर पॉइंट्स के थ्रू इंटरलिंक करेंगे, सो हमारा आंसर क्या आएगा? कोड यहाँ पर देखते हैं तो A2 आएगा, B1 आएगा, C की बात करें तो 3 आएगा, और D की बात करें तो 4 आएगा, यानी कि 2134 दैट विल बी द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इनके संबंध में कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। आपको बताना है कि कौन से फैक्ट्स हैं जो इनके बारे में सही हैं और कौन से हैं जो कि सही नहीं हैं। नीचे कोड दिया हुआ है और उस कोड के थ्रू आपको ये चीज़ पता करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं पहले स्टेटमेंट की, कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। ये स्टेटमेंट एकदम सही है। 1920 में उन्होंने अपनी पत्रिका जो थी मूक नायक, इसको शुरू किया। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। 1925 में उन्होंने डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट की स्थापना की। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि 20 जुलाई 1924, 20 जुलाई 1924 को डिप्रेस्ड क्लास इंस्टीट्यूट इसकी स्थापना की गई थी, ना कि 1925 में। तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
वह भारत के प्रथम सुरक्षा मंत्री थे, यानी कि रक्षा मंत्री की बात हो रही है, तो ये भी गलत है। ये तो खैर आप सबको पता ही होगा। अगर इंडिया के पहले हम बात करें डिफेंस मिनिस्टर की, तो वो कौन थे? आपके बलदेव सिंह, ना कि आपके डॉक्टर अंबेडकर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर सिर्फ पहला और दूसरा, या फिर हम कहें तो ए और बी, ये दोनों स्टेटमेंट ठीक होंगे। सो लेट्स सी कि कोड यहाँ पर क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो पहला और दूसरा, या फिर ए और बी समझिए, तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और कूट को देखते हुए जो है घटनाओं का सही कालक्रम, ये आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये जो अलग अलग इवेंट हुए, जो घटनाएं हुई हैं, इनके ईयर कौन कौन से हैं। कोलकाता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, ये अधिवेशन कब हुआ? देखिए 1920, ये तो आपको याद होगा, ठीक है, बट कौन से मंथ में हुआ? तो सितंबर में हुआ। ये एग्जैक्टली आपको याद रखना है। डेट्स भले ही मत याद रखिएगा, लेकिन मंथ और ईयर पता होना चाहिए। सितंबर 1920 इसमें ये इसका आयोजन किया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कोलकाता सेशन था। इसके बाद बाल गंगाधर तिलक, इनकी डेथ की बात करें तो इनकी डेथ हुई है आपकी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा, ये घोषणा कब करी गई? तो ये करी गई आपकी 14 मई 1924 को। इसके बाद जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था, उस पर कांग्रेस समिति द्वारा सर्वसम्मति रिपोर्ट जो है, वो जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, वो कब करी गई? आपकी 25 मार्च 1920 को। अब इसको आपको कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। तो देखिए ईयर तो यहाँ पर सारे सेम है, सारे ही इवेंट आपके 1920 के हैं, बट जो मंथ वाइज है आपको वो उसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा कौन सा आएगा? 4th वाला आएगा, यानी कि जलियांवाला बाग, क्योंकि ये मार्च का इवेंट है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें तो आएगा आपका मई का, जो कि तुर्की को अर्पित शांति शर्तों की घोषणा थी, 3rd वाला आएगा। इसके बाद अगले इवेंट की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, यानी कि 2nd इवेंट आएगा। और उसके बाद जो पहला इवेंट है, यानी कि जो कोलकाता का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन था, तो आंसर हमारा क्या होगा? 4321, दैट विल बी द आंसर। सो आइए देखते हैं इसका क्या कोड यहाँ पर होने वाला है। 4321, ये ऑप्शन ए जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति, ये जो है कौन से वर्ष घोषित की गई? अब ये आपका 1947 है, 48 है, 51 है, या फिर ये 56 है। तो इंडिया की अगर हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी की बात करें तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपकी 6 अप्रैल 1948, इसमें जो है इंडिया की पहली जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी उसके प्रस्ताव उसमें किया गया था। और इस नीति में पहली बार देश के लिए मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है कमेंट सेक्शन में ज़रा बताइएगा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है, ये ज़रा कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। तो 1940 की जो ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, इसकी अगर हम सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी, तो वो यही इसकी बात थी कि ये इसमें पहली बार बात करी गई थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी पर हम जो है आगे चलेंगे। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 1948। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत में किस प्रांत में सर्वप्रथम साम्यवादी सरकार की जो है स्थापना हुई थी? अब इसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, या फिर ये आपका है वेस्ट बंगाल। तो सही आंसर यहाँ पर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी, यानी कि केरला। इसके बाद मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको कुछ घटनाएं दे रखी हैं और उसके बाद नीचे एक कोड दिए हुए हैं और आपको बताना है कि उपर्युक्त घटनाओं का जो सही कालानुक्रम है, यानी कि इनको आपको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो एक एक करके यहाँ पर सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं एयर इंडिया की। ठीक है, अब ये जो एयर इंडिया है, इसका जो राष्ट्रीयकरण किया गया, ये कौन से ईयर में किया गया? एयर इंडिया का राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलाइजेशन, तो ये हुआ आपका 1953 में।
इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें इंपीरियल बैंक के बारे में कि भारत का उस समय का सबसे बड़ा बैंक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, ये कौन से ईयर में रखा गया? तो ये था आपका 1955 का साल जब ये इवेंट घटित हुआ। इसके बाद थर्ड हम बात करते हैं साम्यवादी सरकार की। तो भारत के किसी राज्य में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई साम्यवादी दल की सरकार, ये जो घटना हुई ये कौन से ईयर में हुई? ये हुई आपकी 1957 में, और अभी हमने देखा था कि केरल में ये सरकार जो है वो स्थापित हुई। इसके बाद सबसे आखिरी इवेंट आता है कि गोवा स्वतंत्र भारत का अंग बना, ये कौन से ईयर में बना? तो सैन्य कार्रवाई करनी पड़ी थी और उस मोमेंट पर अमेरिका जो था उसने इस बात का विरोध जताया था कि भाई इंडिया जो है पुर्तगाल की एक टेरिटरी को जो है ऑक्युपाई कर रहा है और ये गलत चीज़ है। तो उस टाइम भी अमेरिका हमारे साथ नहीं था। अमेरिका वैसे भी अपने हितों के बारे में सोचता है। तो 1961 की बात थी जब इंडिया ने अपना सैन्य कार्रवाई करके गोवा को भारत में अधिग्रहित किया, फिर भारत में मिला लिया। ठीक है। और उसके बाद अगर हम कहें तो 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के द्वारा गोवा को संघ शासित क्षेत्र के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि पहले गोवा जो था वो आपका एक यूटी बना था। और ये कैसे यूटी बना था? एक आपका एक्ट था 1962 में आया था ये, और 12वां संविधान संशोधन था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था 1962। ठीक है, जो आया था 1962 में, 12th नंबर का था ये। तो इसके थ्रू जो है गोवा को यूटी के रूप में इंडिया में शामिल करा गया। और उसके बाद फिर एक और को आपका इवेंट होता है कि 1987 में गोवा जो था इसको पूर्ण राज्य का जो है दर्जा प्राप्त हुआ और पूर्ण राज्य गोवा को बनाया गया। सो कब इंडिया में इंक्लूड हुआ है, कौन से एक्ट के थ्रू हुआ है, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहरहाल यहाँ पर ये जो इवेंट है आपका 1961 का है। सो अब यहाँ पर हमें इनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है। तो सबसे पहला इवेंट जो होगा वो कौन सा होगा? आपका एयर इंडिया का, मतलब थर्ड सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा सेकंड, फिर आएगा फर्स्ट, और फिर आएगा फोर्थ, यानी कि 3214। दैट विल बी द कोड। सो आइए देखते हैं यहाँ पर। सो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी, यानी कि 3214। दैट विल बी द आंसर। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जस्ट अ सेकेंड। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे लेकिन महात्मा गांधी नहीं थे? अब ये सत्य है, अहिंसा है, अस्पृश्यता है, या फिर ये भारी औद्योगिकरण है? तो मुझे लगता है कि आप इस क्वेश्चन को अगर आपने नहीं कभी भी देखा है तब भी आप इस क्वेश्चन को सही ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य और अहिंसा की बात करें तो ना तो नेहरू के विचार गांधी से अलग थे इस मामले में, और ना ही गांधी के नेहरू से। तो ये तो होने से रहे। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, ये पंडित नेहरू का भी कहना था और महात्मा गांधी दोनों का कहना था कि भाई सबको जो है समान अधिकार मिलने चाहिए। और ये जो छुआछूत वाली चीज़ है या अस्पृश्यता है, ये अनटचेबिलिटी हमारे देश के लिए एक कर्स है, एक अभिशाप है, और इसको हमें ख़त्म करना ही है। सो ऑब्वियस सी बात है, आंसर हमारा क्या होगा? भारी औद्योगिकीकरण। नेहरू और गांधी दोनों में इस मामले में लेकर एकदम अलग विचार थे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत का जो आर्थिक विकास था उसके लिए गांधी ने बोला कि लघु और कुटीर उद्योगों को विकसित करना चाहिए और उसी के हिसाब से जो है इंडिया डेवलप हो सकता है। लेकिन पंडित नेहरू का कहना यह था कि हैवी इंडस्ट्रीज़ लगाना बेहद ज़रूरी है। तो एक तरफ महात्मा गांधी जो थे ये बात करते थे आपकी लघु और कुटीर उद्योग की, वहीं पंडित नेहरू की बात करें तो ये कहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? और ये जो उन्होंने तब कहा था ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उस टाइम पर उन्होंने ये स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि दे माइट किल मी बट दे कैन नॉट किल गांधीज़म। इफ़ ट्रुथ कैन बी किल्ड गांधीज़म कैन बी किल्ड। यानी कि अगर तुम सत्य को मार सकते हो तभी तुम गांधीवाद को भी मार सकते हो। ठीक है। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट था जो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, ये यंग इंडिया, जो अभी हमने बात भी करी थी कि यंग इंडिया जो मैगजीन थी किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा। ऑब्वियसली बात है, इतना ओल्ड होने के बाद भी उनके अंदर जो एनर्जी थी वो अच्छे अच्छे यंग लोगों को भी शर्म से मतलब
शर्म में एकदम डूब जाने को मजबूर कर दे। ठीक है, अब ये यंग इंडिया जो कि इसका एडिशन था आपका 2 अप्रैल 1931 का, तो इसमें ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट प्रकाशित हुआ था और महात्मा गांधी के द्वारा 26 मार्च 1931 को कराची के जो सेशन था, कांग्रेस सेशन, उसके अंदर इसको दिया गया था। ठीक है, तो प्रकाशित हुआ है यंग इंडिया में 2 अप्रैल 1931 को, और ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने दिया था कराची अधिवेशन में 1931 में, जो कि आपका 26 मार्च को हुआ था। ठीक है, चलो इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच में जो राजनीतिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए एक CR फॉर्मूला ये बनाया गया था। ये किसने दिया था CR फॉर्मूला? तो ये जो दिया गया था ये था आपका C राजगोपालाचारी के द्वारा। अगर हम बात करें C राजगोपालाचारी की, तो ये उस टाइम पर जो हमारा मद्रास प्रोविंस था, तो मद्रास प्रोविंस के ये एक प्रमुख नेता थे और इन्होंने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, इसके बीच में जो पॉलिटिकल एक डिसहार्मनी थी उसको दूर करने के लिए इन्होंने जुलाई 1944 में, ये मंथ और ये ईयर भी आपको याद रखना है CR फॉर्मूला से के बारे में, कि ये जुलाई 1944 में दोनों पक्षों के बीच में समझौता करने के लिए जो है इस योजना को गांधी की स्वीकृति से प्रस्तुत किया गया था। मतलब महात्मा गांधी ने इसको अप्रूवल दिया था, उसके बाद इसको वो करा गया था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखनी है कि जिन्ना जो थे, जिन्ना ने इसको अस्वीकार कर दिया था, जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया था इस CR फॉर्मूले को। चलिए, तो इसके साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप ये वाला सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो के लिंक को शेयर करना और कंप्लीट वीडियोस को देखना, ये बेहद ज़रूरी है। जो हमारा टारगेट है 5000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को करने का, इसके लिए अभी जैसे हर एक क्वेश्चन में, मतलब हर एक से उसमें वीडियो में 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको मैं धीरे धीरे इंक्रीज़ करता रहूँगा। जैसे जैसे आप लोगों का रिटेंशन टाइम बढ़ता रहेगा, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन भी बढ़ता रहेगा। टारगेट ये है कि इंडियन हिस्ट्री के 5000 क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करें 2024 का जो आपका PCS होगा उससे पहले। एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड हेयर। आप बस साथ में बने रहिए और चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।